आपका इन्फिनिटी सक्सेस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपके आपदा प्रबंधन का एक मास्टर वीडियो लाए हैं। इसमें से आपके एग्ज़ाम में 5 से 7 प्रश्न जो है आने की संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा होती है जो हमारी ईश्वरीय देन या प्राकृतिक देन से होती है, जैसे कि सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये जो है प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद जो है एक मानव जनित आपदा है, यानी कि वैसा आपदा जो मानव द्वारा खुद उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे आतंकवाद मानव जनित आपदा है। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, तो सांप्रदायिक दंगे भी कोई मानव ही करता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं, और महामारी भी मानव के द्वारा किए गए कार्यों का जो परिणाम होता है वो होता है महामारी। तो इसमें से सभी जो है सही जवाब है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आना जो है सुनामी का प्रमुख कारण है। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर जो है उनकी प्लेटें गतिमान हैं, जब एक दूसरे से टकराती हैं तो कंपन उत्पन्न होता है, उसी कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। और जब यही भूकंप किसी समुद्र के तल में आ जाती है तो वहाँ से सुनामी जो है उत्पन्न हो जाता है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है, तो ओजोन की एक छोटी सी जो छिद्र है वह पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को प्रभावित कर सकती है। अगला है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, तो आपदा के पूर्व या आपदा के बाद आपदा से ग्रसित लोगों के लिए जो हम कुछ उनके लिए उपाय करते हैं वही आपदा प्रबंधन होती है। ऑप्शन सी सही है, प्राकृतिक आपदा के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय। अगला है, इसमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है, तो भूस्खलन जो है कम विनाशकारी है। भूस्खलन में पृथ्वी की भाग दूसरे भाग की ओर जाने की कोशिश करती है, ये जो है कम विनाशकारी है। अगला है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, तो अक्टूबर नवंबर में जो है बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात होती है वो भयानक होती है। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए, तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना चाहिए और एक नदी का पानी दूसरे नदी में और दूसरे नदी का पानी किसी सागर या महासागर में जाने देना चाहिए। इसमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, तो पूर्वी राजस्थान यानी कि थार रेगिस्तान का क्षेत्र, पूरा मध्य प्रदेश जो एक पठारी क्षेत्र है, मालवा का पठार इसमें है, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, कर्नाटक में धरवाद पठार है, ये जो है सूखा क्षेत्र माना जाता है। इसमें से सभी जो है सही जवाब है। अगला कर रहा है, इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, तो कश्मीर और उत्तराखंड जो है भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तब देखिए वहाँ की जब ज़मीनें एक भाग से दूसरे भाग की ओर जाने की कोशिश करती है तो उन पर बर्फ़ लगे रहते हैं और बर्फ़ टूटकर गिरने लगते हैं और बर्फ़ धार का रूप ले लेते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो बर्फ़ बहुत बड़ी परेशानी लाते हैं। अगला है, सुनामी क्या है, तो सुनामी जो है समुद्र की विनाशकारी लहरें जो है सुनामी कहलाती है और सुनामी कब उत्पन्न होती है, जब समुद्र के तल में भूकंप आए। अगला है, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का जो है सुनामी शब्द है। अगला है, मानव जनित आपदा के प्रभावों को कम करने का कारगर उपाय क्या है, तो वैसी आपदा जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उनको कम करने के लिए हम अगर सामुदायिक जागरूकता लाएं, उनको बताएं, तो ये जो है कम किए जा सकते हैं। भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, इसको याद रखेंगे। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था तो कोयना बांध जो था, ये जो प्रमुख कारण था, क्योंकि उनके कोयना बांध के अंदर जो पानी थी उस पर काफ़ी दबाव था, जिससे क्या होती थी, तो भूस्खलन होती थी, जिसके कारण क्या होता था, तो भूकंप आता था। कोयना बांध कोयना नदी पर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। भूकंप का मापन किसके द्वारा करते हैं, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा करते हैं, जबकि भूकंप की तीव्रता का मापन हम रिक्टर स्केल से करते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। अपरदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है। अपरदन का अर्थ होता है कि मिट्टी के ऊपरी परत को हवा या पानी के द्वारा बहा ले जाना, अपरदन कहलाती है। जो है धीरे धीरे गति से होने वाली, धीमी गति से होने वाली, ये क्या है, तो ये परिवर्तन है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, धीमी गति से। बिहार में भूकंप कब आया था, तो 1934 में बिहार में काफ़ी विनाशकारी जो है भूकंप आई थी, जिसमें हज़ारों लोग काल के गाल में समा बैठे थे। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो एक मानव जनित आपदा थी। 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के स्राव के कारण कार्बाइड कंपनी से हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला है, भूस्खलन है, तो एक प्राकृतिक आपदा है। अगला है कि इसमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो मानव जनित आपदा आतंकवाद मानव जनित आपदा है। अगर कोई रेल दुर्घटना हो रही है तो मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे मानव जनित है, लेकिन जो सुनामी है ना, ये मानव जनित आपदा नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। अगला है कि दूसरा आपका चैप्टर शुरू हो गया, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए, जब नदी में
जो पानी आती है बरसात की चारों ओर से अपने साथ मिट्टी भी आती है, जिसके कारण जो है नदी का तल जो है ये काफ़ी न कभी इसमें मिट्टी आ जाता है, जिसके कारण उनके पूर्व से कम पानी समाती है इसमें। तो नदी के तली में जब अवसाद जमा हो जाती है तो जो क्या होती है, इसमें पानी कम आने लगती है, जिसके कारण नदियों में बाढ़ आ जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला है, इसमें से कौन सा क्षेत्र बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो जो उत्तरी बिहार है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। नेपाल से आने वाली नदियाँ इसमें काफ़ी पानी ला देती है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो एक कोसी नदी जो है बिहार का शोक है। ज़्यादातर लोग गंगा के साथ जाते हैं, इसको ध्यान देंगे। कोसी जो है बिहार का क्या है? शोक नदी है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? बताइए। प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि यह भी ईश्वरीय देन से ही होती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति भी धीरे धीरे आती है, एक बैग सुखाड़ नहीं होता है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? तो वर्षा अगर कम होगी तो निश्चित ही सूखा होगा। सूखे से बचाव के एक मुख्य तरीका है, तो अगर हम वर्षा जल को संग्रहित करेंगे तो सूखे से बच सकते हैं। अगला है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है? बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो कोसी नदी पर जो है कुशहा तटबंध है, और कोसी को हम बिहार का शोक कहते हैं। अगला है कि बिहार के बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? सबसे बड़ी त्रासदी यहाँ की बाढ़ है। प्रत्येक वर्ष लगभग बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड रुकिए। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है, और ये सबसे ऊंची बांध है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका लाने वाली कौन है? तो दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती है, इसलिए हम पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? तो गोविंद सागर जो है सतलज नदी पर एक कृत्रिम जलाशय झील है। कृषि सुखाड़ होता है कब? तो जल के अभाव में जो है कृषि सुखाड़ होता है। अगला प्रश्न है कि बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है? तो फसलों की हानि जो है सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो तमिलनाडु का क्षेत्र जो है जाड़े के दिन में बाढ़ हो सकती है, क्योंकि इस समय में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? तो गुजरात जो है सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। बिहार के कितनी ज़मीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? तो 4000 वर्ग फीट पर जो है बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन के निर्माण की योजना है। बिहार के कितने ज़िलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो लगभग सभी ज़िलों में जो है क्या करने की? तो आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है सभी ज़िलों में। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो वे कौन कौन घटक है जो हमें आपदा से निजात दिलाते हैं? तो स्थानीय प्रशासन जो है ये आपदा प्रबंधन के घटक हैं। स्वयंसेवी संगठन भी ये भी आपदा प्रबंधन के घटक हैं, और गांव मोहल्ले के लोग भी आपदा प्रबंधन के घटक है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो आपदा के समय में जैसे भूकंप आती है या कोई सुनामी आया तो उस समय में मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूट जाती है, जिसके कारण हमें संचार में क्या होती है? समस्या होती है, जो है बाधा बन जाते हैं। कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसमें जो है जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना जो है हमें कृषि जो है सूखा से बचा सकता है। अगला प्रश्न है, नदियों के जल ग्रहण में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की कम संभावना होती है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो उसमें बादल आकर्षित होंगे और वर्षा होने की अधिक संभावना रहेगी। तीसरा चैप्टर आपका शुरू हो गया है। महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? तो सुनामी के नाम से जानते हैं। अगला है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्सों में भयंकर सुनामी आई थी? तो जो है बंगाल के खाड़ी में जो है बहुत बड़ी सुनामी आई थी। इससे काफ़ी भारतीय राज्य जो थे प्रभावित हुए थे। अगला है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग कौन होती है? जो पी तरंगे होती है सबसे पहली पहुंचती है। पी तरंगों का गति जो होता है 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड के गति से चलती। अगला है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। अगला देखिए, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? इसको पढ़ेंगे। तो कोई भी अगर भूकंप या सुनामी आ रही है, अगर हम सोचेंगे कि भगवान आकर हमें बचाएंगे तो ये गलत है। भगवान के भरोसे ना बैठना जो है ये सही तरीका नहीं है।
भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा में जो स्थान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं। किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहते हैं, तो जापान को हम लोग भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। इसमें से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है, तो PLS जो है भूकंपीय तरंग है, जबकि O जो है भूकंपीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। अगला देखिए, सबसे खतरनाक तरंग कौन होती है, तो जो P होती है सबसे खतरनाक तरंग होती है। निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो देहरादून जो है भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। बाढ़ के समय में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद ली जाती है। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, गर्म पानी भी नहीं, अस्पताल उन्हें पहुंचाना चाहिए। अगला है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए, तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आता है, सुनामी समुद्र में आता है। अगला है, समान संचार व्यवस्था में बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो केबल का टूट जाना जो है ये जो है संचार में काफ़ी बाधा उत्पन्न करती है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो सार्वजनिक टेलीफोन जो है सबसे लोकप्रिय साधन है। अगला है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, संसाधनों के खोज के लिए होता है। इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वैकल्पिक संचार साधन इसमें से कौन नहीं है, तो अंतरिक्ष जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन है, तो मोबाइल है। लास्ट चैप्टर है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। आग लगना, बम विस्फोट, ये सभी जो है मानवजनित आपदा है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर स्थित मकानों का निर्माण क्या है, तो एक अनुचित है। अगला देखिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसकी, तो फसलों की हानि होती है।